बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल एंड द नेम ऑफ द आर्टिकल इज बर्नौलीज थ्योरम। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और 11th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम में 100% ये आर्टिकल आना है। चाहे आपका कोई भी स्कूल है, इस आर्टिकल को छोड़ा नहीं जा सकता। बच्चों, ये एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब है और इसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है स्ट्रीमलाइन मोशन में। स्ट्रीमलाइन मोशन वो मोशन होता है जिसमें हर पॉइंट पर लिक्विड का एक एक पार्टिकल एक लाइन में चलता है। लिक्विड में जैसे ट्यूब के अंदर एक एरो दिखाया हुआ है और हर पॉइंट पर हर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है। अब देखिए, ये एंट्रेंस है और ये एग्जिट है। एंट्रेंस पर हमने मान लिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, लिक्विड की वेलोसिटी V1 है और प्रेशर P1 है। एग्जिट पर एरिया A2 है, लिक्विड की वेलोसिटी V2 है और प्रेशर P2 है। और जहाँ तक हाइट का सवाल है स्ट्रीमलाइन ट्यूब का, एंट्रेंस के सेंटर की हाइट H1 है और एग्जिट के सेंटर की हाइट H2 है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बर्नौलीज थ्योरम के स्टेटमेंट की स्टडी करेंगे। When any incompressible इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि बच्चों, लिक्विड को चाहे लार्ज एरिया में से आप डाल दो या छोटे एरिया से निकाल लो, उसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ शब्दों में वो लिक्विड जिसे दबाया ना जा सके। नॉन विस्कस लिक्विड ऐसा लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल भी हो, नॉन विस्कस भी हो, उसे आइडियल लिक्विड कहते हैं। फ्लो इन ए स्ट्रीमलाइन ट्यूब on a streamlined path then at each and every point sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, potential energy per unit volume, always remains constant. तो बेटा, फॉर्मूला बना P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेटा, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
Half rho v stands for kinetic energy per unit volume, rho gh stands for potential energy per unit volume, और इन तीनों का सम टोटल एनर्जी कहलाता है जो कांस्टेंट रहता है। तो बेटा अब हम इसे डिराइव करेंगे। तीन टर्म आ रही हैं, तीन स्टेप हैं, और स्टेप नंबर 1 से शुरू करेंगे। वर्क डन इन एंट्रेंस, बेटा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट एंट्रेंस पर सेकंड हम निकालेंगे बेटा। तो P1 A1 और डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है। तो वर्क डन इन एंट्रेंस पर सेकंड हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड, और वर्क डन इन एग्जिट P2 A2 V2। अब एक व्यक्ति 100 रुपये लेके चला, यानी लिक्विड P1 A1 V1 एनर्जी के साथ चली, ट्यूब के अंदर एंटर किया, और वो व्यक्ति जब शॉपिंग मॉल से बाहर आया तो उसके पास 75 रुपीज़ थे। इसका मतलब रास्ते में खर्च कितने हुए, 100 माइनस 75। ऐसे ही लिक्विड ने जब एंटर हुआ ट्यूब के अंदर तो एनर्जी P1 A1 V1 थी, और जब बाहर आई तो एनर्जी P2 A2 V2 थी। तो रास्ते में खर्च कितनी हुई, नेटवर्क कितना हुआ, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। और बेटा आप प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से जानते हैं कि A1 V1 इजिकल टू A2 V2 होता है, और ये वॉल्यूम पर सेकंड होता है, और वॉल्यूम होता है मास पर सेकंड अपॉन डेंसिटी। तो नेट वर्क डन कितना हो गया बेटा, P1 माइनस P2 M अपॉन रो। बेटा ये था स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 देखिए। बेटा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड आप समझ ही रहे होंगे। तो जब लिक्विड एंटर हुई तो जो एरिया था वो ज़्यादा था क्रॉस सेक्शनल पाइप का, जहाँ पर एरिया ज़्यादा होता है वेलोसिटी कम होती है, और जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है। जाहिर सी बात है कि एग्जिट के समय काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई लिक्विड की, और एंटर के समय काइनेटिक एनर्जी कम थी। तो इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। स्टेप 3 देखिए बेटा। पोटेंशियल अगर आप देखें जो एग्जिट एंड है उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है एंट्रेंस वाले एंड से, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी में भी इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, अब
अभी अभी एक मॉल वाला एग्जाम्पल हमने दिया था कि 100 रुपये एक व्यक्ति लेके चला और जब बाहर निकला तो 75 रुपये थे, तो खर्च कितने हुए? 25 रुपये खर्च हुए। अब हिसाब तो लगा लें कि कैसे। अब देखिए अकाउंट बनाएंगे हम, यानी ये जो नेट वर्क डन है इससे दो चीज़ें हुई। थोड़ा सा पार्ट तो इंक्रीमेंट इन के में हो गया, थोड़ा सा पार्ट इंक्रीमेंट इन पी में हो गया। तो अगर हम अकाउंट बनाएं एनर्जी का तो बेटा ये बनेगा नेट वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीमेंट इन के प्लस इंक्रीमेंट इन पी। नेट वर्क डन P1 minus P2 m upon rho, increment in kinetic energy half m V2 square minus half m V1 square plus increment in potential energy mg h2 minus mg h1। m देखिए दोनों साइड से कट रहा है, दोनों साइड से कट रहा है, m काट दीजिए तो यहाँ बचेगा P1 माइनस P2, रो इधर ट्रांसफ़र हो गया, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। बेटा हमने सेम सफिक्स वाली टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लिया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस बेटा थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 को इधर ले आए, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। आप समझ गए कि एंट्रेंस एंड पर और एग्जिट एंड पर इन तीनों का सम बराबर है। मतलब बिल्कुल साफ है कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH कांस्टेंट के बराबर है। तो बर्नौलीज़ थ्योरम को डिराइव कर दिया हमने। बेटा 5 मार्क्स की प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लीजिए। 100% ये एग्ज़ाम